ओके। अभी टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वैसे ये टॉपिक तुम्हारे के लिए नया नहीं है क्योंकि इंटर में ये टॉपिक था। सब्जेक्ट टू ऑप्शन में नहीं डाला रहेगा तो ठीक है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होता है बजटिंग से। ठीक है। तो नॉर्मली कंपनीज हर साल ईयर के बिगिनिंग में हर डिपार्टमेंट के लिए बजट्स बनाती है। तो जो एक बजट आता है जिसे बोलते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट यानी कि कंपनी का एक्सपेक्टेड पीएनएल अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो कंपनी को कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट पहले रखेंगे और रिवर्स वर्क करके पूरा पीएनएल अकाउंट को ड्राफ्ट करेंगे। तो प्रॉफिट इतना चाहिए, सेल्स इतना रहना चाहिए, तो एक्सपेंसेस कितने। ठीक है। और वो एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के प्रोपोर्शन में ऑब्वियसली वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वालों को देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मन में आया और नंबर्स डाल के टैली कर दिए। ठीक है। तो कितना मटेरियल वगैरह लगता है, कितना लेबर वगैरह लगता है, उस पर कट शॉर्ट नहीं कर सकते। तो वो जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा वगैरह, तो वो सब लोग रखते जाएंगे। ओवरहेड वगैरह का अमाउंट रखेंगे, प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट को अचीव करने के लिए वो लोग को बजट बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ईयर के बिगिनिंग में बजट बनता है। ईयर के एंड में वो लोग चेक करते हैं कि कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट कितना आया। तो जो बजटेड प्रॉफिट था, जो ने पीएनएल बनाया था ईयर के बिगिनिंग में, और जो एक्चुअल पीएनएल बना ईयर के एंड में, वो प्रॉफिट अगर सेम आया, जो नॉर्मली 99% केसेस में सेम नहीं आएगा। ठीक है। तो वो मैच करने के लिए वो लोग को रिकंसिलेशन करना पड़ेगा कि प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आया। और वो डिफरेंस आने का रीजन क्या, कि पीएनएल अकाउंट में एक रहेगा सेल्स, जितना हमने सेल्स सोचा था उसके सामने सेल्स कितना हुआ। और दूसरा रहेगा एक्सपेंसेस, जितना हमने एक्सपेंसेस सोचा था उसके सामने एक्सपेंसेस कितना एक्चुअली हमने इंकर किया। और उसके वजह से प्रॉफिट का नंबर्स हिल गए। ठीक है। तो वो रिकंसाइल करने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं वो आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। तो बजट और स्टैंडर्ड ऐसे दो वर्ड्स अपन यहाँ पे यूज करते हैं। बजट बोला तो हमने जो प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया है वो प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट इंकर होगा उसको बोलते हैं बजट। और स्टैंडर्ड ये टेक्निकल वर्ड है। स्टैंडर्ड ये टेक्निकल जो बंदे लोग रहते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, वो लोग हम लोग को बताते हैं कि एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड लगता है। ठीक है। वो हम लोग बिंग कॉस्टिंग के बंदे लोग हम लोग ये बता नहीं सकते, उसके लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं वो लोग ही बताए। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वो सेट किया जाएगा। और वही स्टैंडर्ड बजट बनाने के लिए यूज होगा। बजट्स बनेगा, ईयर के एंड में एक्चुअल नंबर्स आएंगे, और बजट और एक्चुअल नंबर को कंपेयर करके हम लोग फाइंड करेंगे वेरांसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा नाम है वेरांस एनालिसिस। ठीक है। और क्यों इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये वेरांसेस जब तक स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा हम लोग वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस बोला है, वेरिएंस बोलो जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे। इसमें हम लोग को कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। ये सबको ऐड किया तो मिलेगा टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आएगा सेल्स। तो हम लोग को प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है बजट और एक्चुअल प्रॉफिट को। और उसके लिए हम लोग को वन बाय वन स्टेप वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग मटेरियल का वेरिएंसेस फाइंड करना सीखेंगे, बाद में लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेल्स, प्रॉफिट, और उसके बाद में अपना स्टार्ट होगा रिकंसिलेशन वाला पार्ट। और इस पे थोड़ा सा पार्ट नया ऐड होगा जो रहेगा डब्ल्यूआईपी वगैरह रहेगा, तभी वेरिएंसेस कैसे फाइंड करना है, तो वो सब पार्ट यहाँ पे अपन फाइनल में सीखेंगे। तो चैप्टर काफी लंबा है। पहले वन बाय वन कॉस्ट एलिमेंट का वेरिएंस सीखना है, ये चार आएंगे। बाद में इनकम साइड का वेरिएंस सीखना है। उसके बाद में रिकंसिलेशन सीखना है। रिकंसिलेशन में दो रिकंसिलेशन है, एक ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का रिकंसिलेशन, और दूसरा रिकंसिलेशन के करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट और लास्ट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट का रिकंसिलेशन। ठीक है। तो ऐसे दो रिकंसिलेशन है जो अपने को सीखने हैं। रिकंसिलेशन में दो वैरायटी के सम्स रहेंगे। एक ऐसे सम के जहाँ पे रिकंसिलेशन का फॉर्मेट सम नहीं बताएगा, तो हम लोग अपना खुद का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। और दूसरा के फॉर्मेट सबने ही खुद बता दिया रहेगा कि ये फॉर्मेट में रिकंसिलेशन बनाओ। तो उस पर जो जो लोग ने
वहां पे हेडिंग दे के रखा है, सिर्फ उस पर अपने को नंबर्स फाइंड करके नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, रिकंसिलेशन ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो ऐसे दो टाइप के रिकंसिलेशन कवर करना है, बाद में डब्ल्यूआईपी वगैरह जब भी रहेगा तभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे अप्लाई होता है वो अपने को कवर करना है। तो ये पूरा जर्नी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक वार्निंग में पहले से दूंगा कि इंटर में काफी सारे बच्चे लोग फॉर्मूलाज को बाय हार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूलाज को बाय हार्ट मत करना, फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना। पहला रीजन ये है कि फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने पे फॉर्मूलाज बहुत सारे, तो तुम लोग कितने बाय हार्ट करोगे, क्योंकि मटेरियल लेबर ओवरहेड सभी का अलग अलग फॉर्मूलाज है। तो वो दोनों बाय हार्ट करने को जाओगे बहुत टाइम जाएगा, और उस पर अगर कोई भी एलिमेंट भूल गए एग्जाम में तो तुम लोग हैंडीकैप हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सम छोड़ना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना है, वो कैसे काम करता है वो समझना है, तो तुम लोग को बाहर करने की जरूरत नहीं रहेगी, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली खुद तुम लोग डेवलप करोगे। ठीक है, तो ये पहला रीजन। दूसरा रीजन कि सीए में बनने के बाद तुम लोग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में अगर इंटरव्यू के लिए गए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो तुम लोग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर ही पूछे। उसे बेसिक फॉर्मूला से लेके उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका मीनिंग, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा, ये सब पार्ट वो लोग पूछेंगे। तो तुम लोग कभी भी कोई भी कंपनी में फाइनेंस पे काम कर रहे हो ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से छुटकारा नहीं है, वो हर कंपनी में, चाहे छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता ही है। और तुम लोग ये एरिया के स्पेशलाइज हो, इसके लिए तुम लोग को तो ये काम सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किया रहेगा तो ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज जस्ट वो बोलते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज सीखा लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट आता ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम मटेरियल। मटेरियल वेरिएंसेस, तुम लोग को सब में एक बजट दिया रहेगा। अब बजट वर्ड बोलो या स्टैंडर्ड वर्ड बोलो, दोनों को सब्स्टिट्यूट गिनेंगे ये चैप्टर के लिए, लेकिन एक्चुअली दोनों डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड वो टेक्निकल चीज है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है वो उसका स्टैंडर्ड है। और सपोज 1 लाख यूनिट बनाने वाले हैं तो 1 लाख यूनिट के लिए कितना मटेरियल लगेगा वो उसका बजट है। तो बजट चेंज होते रहते हैं, जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन चेंज होगा, 1 लाख की जगह पे 1.5 लाख अगर हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, बजट चेंज होगा लेकिन स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होगा। एक यूनिट के लिए जितना मटेरियल लगता है वो उतना ही लगेगा। आ समझ में? तो पहले डेवलप होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपन बजट बनाते हैं और वो बजट को अपन एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब में दोनों को सब्स्टिट्यूट वर्ड वो लोग यूज करने को बोलेंगे, तो बजट बोलो या स्टैंडर्ड बोलो दोनों एक ही है, लेकिन रियल सेंस में दोनों डिफरेंट है। आया समझ में? तो तुम लोग को एक बजट दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को बोला है कि प्रोडक्शन सपोज 10,000 यूनिट का रहेगा, उसके लिए सपोज मटेरियल सपोज एक्स वाई जेड तीन मटेरियल लगेंगे। ये लगता है 10 kg पर यूनिट, ये लगता है सपोज 8 kg पर यूनिट, ये लगता है 5 kg पर यूनिट। तो हमने एक्चुअली जो प्रोडक्शन किया सपोज वो 12,000 किया। ठीक है, तो ये 10 kg यानी कि 1 लाख kg लगेगा। ठीक है, 8 यानी कि 80,000 kg लगेगा, और 5 यानी कि 50,000 kg लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों को लगता है, या फिर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले एग्जाम्पल भी इतना हाई लेवल पे नहीं जाते। तो 10,000 यूनिट अपने को बनाना है, इसके लिए सपोज अपने को लगेगा 5,000 यूनिट एक्स का, 3,000 यूनिट वाई का, और सपोज 3,000 यूनिट ये जेड का, और इसका लेते हैं 4,000 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितना चाहिए? 12,000। 12,000 यूनिट यूज करके कितना बना पाते हो? 10, यानी कि 2,000 यूनिट लॉस पे जाते हैं। ठीक है, बजट में जो लॉस दिया रहेगा उसको प्रोसेस कॉस्टिंग के टर्म्स में अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस, यानी कि पहले से जो पता रहेगा वो नॉर्मल लॉस है, जो पहले से नहीं पता रहेगा वो एबनॉर्मल लॉस। आया समझ में?
तो अपने को पहले से पता है कि 12 यूज करके 10 ही बनता है, यानी कि 2000 का नॉर्मल लॉस होने वाला है। अभी हमने बनाया सपोज 15,000 यूनिट। 15,000 यूनिट के लिए हम लोग को लगा सपोज ये 8,000, ठीक है। ये अपने को लगा सपोज 5,500 और ये लगा सपोज 4,700, ठीक है। तो इतना यूनिट अपने को लगा। तो ये केस में अपने को वेरिएंसेस फाइंड करना है। सपोज इसका प्राइस भी ले लेते हैं। बजट के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो 10, इसका 15, इसका 20 है। और जो एक्चुअली प्राइस हमने पे किया वो 10 की जगह पे सपोज 11 पे किया, 15 की जगह पे 14 पे किया और 20 की जगह पे 22 पे किया, ठीक है। तो ये अपना सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन में हम लोग ये कॉस्ट को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये आपको समझना है, ठीक है। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो 5,000 यूनिट है वो प्रोडक्शन ऑफ 10,000 के लिए है, और जबकि अपना एक्चुअल प्रोडक्शन 15,000 है। अब ऑब्वियसली अगर तुम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाओगे या प्रोडक्शन को कम करोगे, हमें बोलोगे बजट से मैच नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से मैच होगा? बजट का क्वांटिटी अलग है, तो पहले तुम लोग को क्वांटिटी को मैच करना पड़ेगा। अब इसमें ये तुम लोग कैसे समझना है कि ये तुम लोग का सीए का एक्चुअल रिजल्ट आया है, और ये तुम लोगों ने अभी सीए में फाइनल में एडमिशन लिया ना, तभी ये रिजल्ट सोचा था और रिजल्ट ये आया। अब जो सोचा था वो रियलिटी नहीं है, जो रिजल्ट एक्चुअली आया वो रियलिटी है। तो अपने को रियलिटी को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों को बजट को ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब से चेंज करने का, एक्चुअल को बजट के हिसाब से कभी चेंज नहीं करने का। लाइफ का रियलिटी इज एक्चुअल, तो ऑलवेज बजट को कन्वर्ट करो इस पर एक्चुअल प्रोडक्शन। समझ में आया? तो अब ये जो है बजट, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा प्योर स्टैंडर्ड। इसको मैं बोलूंगा प्योर स्टैंडर्ड। मैं इसको प्योर स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और वो कन्वर्ट किए हुए स्टैंडर्ड को मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। उसको बोलूंगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना रहना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म आएगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ठीक है। तो जहां पे भी मैं फॉर्मूला में स्टैंडर्ड वर्ड यूज करूंगा वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल रहेगा। और जहां पे मुझे सम का बजट ये वाला नंबर्स को यूज करना है, वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा प्योर स्टैंडर्ड। तो ये पूरे चैप्टर के लिए ध्यान में रखना, जब भी मैं फॉर्मूला में स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं वो ये वाला स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। और जहां पे मुझे सम का ही स्टैंडर्ड यूज करना है, ठीक है, वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा प्योर स्टैंडर्ड। पता चला? ठीक है। अब मुझे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल कुछ ये टाइप से रहेगा। पहला कॉलम है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और दूसरा कॉलम है एक्चुअल। इस पे सब कॉलम्स आएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ये नाम को तुम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये मैंने सेट किया है। बाकी तुम लोग को जो नाम यूज करना है वो तुम लोग यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब पहले तुम लोग को फिल करने का एक्चुअल डेटा, बाद में फिल करने का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल डेटा। तुम लोग तीन टाइप के मटेरियल यूज कर रहे हो, मटेरियल एक्स, वाई, जेड, ठीक है। एक्चुअल डेटा में कभी कुछ कन्वर्जन करना नहीं है, जैसे बोला कि एक्चुअल वो रियलिटी है, रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, तो जो जैसे है वैसे ही रख दो। तो 8,000 यूनिट उन्होंने यूज किया 11 रुपए के भाव पे, 5,500 यूज किया 14 के रेट पे, 4,700 यूज किया 22 के रेट पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आएगा। 7 कितना बताओ? 77,000, 103,400। इसे मैं बोलूंगा टोटल इनपुट, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करो, एक जन कॉस्ट को ऐड करो,
18,200। ठीक है, अब इस पे से माइनस होगा नॉर्मल लॉस, तो मुझे मिलेगा आउटपुट। ठीक है, अब रुको मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने को रखना है आउटपुट। अपने को आउटपुट पता है ना, 15,000। तो 15,000 का आउटपुट रख दो। ठीक है, और ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो दोनों को लेना है एज अ बैलेंस फिगर नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस जैसे मैंने बोला कि जो पहले से पता रहेगा उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो बजट में अपने को पहले से पता रहेगा, एक्चुअल में पहले से कुछ पता नहीं रहता है। जब भी एक्चुअली लॉस होता है तभी समझ में आता है कि लॉस ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल लॉस है, लॉस कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, जितना हमने सोचा था उससे अगर ज्यादा लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस आएगा, और अगर जितना सोचा था उससे कम लॉस हुआ तो एबनॉर्मल गेन आएगा। तो यहाँ पे ये जो 3,200 आया ना, हमने उसको नाम नॉर्मल लॉस रखा है, लेकिन एक्चुअली वो नॉर्मल लॉस अकेला नॉर्मल लॉस नहीं रहेगा। उसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब ये कैसे रहेगा मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो, जब भी 12,000 तुम लोग यूज करते हो तो 10,000 बनता है। तो 12,000 पे 10,000, तो 15,000 अगर बनाया तो उसके लिए कितना यूज करना चाहिए था? 18 यूज करना चाहिए था, और तूने एक्चुअली यूज किया कितना? 18,200। यानी कि यहाँ पे जो 200 यूनिट है वो एबनॉर्मल लॉस है। तो 3,200 का ब्रेकअप वो ये है कि 3,200 में 3,000 नॉर्मल है और जो 200 है वो एबनॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे अपन उसका ब्रेकअप अलग अलग देते नहीं है, नॉर्मल कितना और एबनॉर्मल कितना, अपन नाम एक ही देते हैं, नॉर्मल लॉस। तो ऑलवेज ये दोनों को बैलेंस ही फिगर लेना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है। टोटल इनपुट मिल जाएगा, टोटल आउटपुट दोनों को सबने दे दिया रहेगा, दोनों का डिफरेंस वो दोनों को ले लेना है, वो जो भी आएगा वो दोनों को नॉर्मल लॉस करके ट्रीट करना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ सब ऐसे रहेंगे कि जहां पे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया कि 12 के सामने 10, तो 2,000 का लॉस है। कुछ सब ऐसे नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कि टोटल इनपुट 12,000 है, नॉर्मल लॉस सपोज 10% है और आउटपुट बताएगा ही नहीं। तो टोटल अगर 12 है तो उसका 10% 1200 होगा। 1200 माइनस किया तो जो बाकी बैलेंस बचेगा 10,800, वो रहेगा आउटपुट। तो लोग परसेंटेज में नॉर्मल लॉस देंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये दोनों का डिफरेंस को नॉर्मल लॉस किया है, तो लोग परसेंटेज में देंगे। वो परसेंटेज दोनों को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रियलिटी में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी आएगा। तो अगर तुम लोग 10% ही ले लोगे तो तुम लोग बोलोगे सिर्फ नॉर्मल लॉस ही हुआ, यानी कि तुम लोग एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का सिचुएशन कंसिडर कर ही नहीं रहे हो। तो इसके लिए एक्चुअल में कभी भी परसेंटेज अप्लाई नहीं करना है। एक्चुअल में ऑलवेज ये दोनों का बैलेंस ही फिगर तुम लोग को नॉर्मल लॉस करके लेना है। पता चला? अब अगर तुम लोग को स्क्रैप रेट दिया तो तुम लोग को स्क्रैप से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप रेट रहता है वो। और अगर स्क्रैप रेट नहीं दिया तो उसको जीरो एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको जीरो एज्यूम करता हूं। तो स्क्रैप रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ जाएगा जीरो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रैप रेट 1 रुपया दिया तो 3,200 इंटू 1, 3,200 आएगा, और वो इसमें से माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये माइनस हो रहा है, तो ये भी माइनस होगा। पता चला? ठीक है, तो स्क्रैप रेट जनरली देते नहीं है, इसके लिए मैंने भी यहाँ पे जीरो लिया है, अगर दिया रहेगा तो ले लेना है। ठीक है, तो 268,400 माइनस जीरो, तो 268,400, ये मुझे मिल जाएगा फाइनली एक्चुअल कॉस्ट। पता चला? यहाँ तक क्लियर है? अब चलो, अभी तुम लोग को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल को रखना है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल रखने के लिए तुम लोग को अलग अलग दो वेराइटीज के सम में आइडेंटिफाई करवाता हूँ। एक ऐसा सम कि जो यहाँ पे सिचुएशन दिया है कि तुम लोग को स्टैंडर्ड यानी कि बजट का आउटपुट और इनपुट दोनों क्वांटिटीज में दिया हुआ है कि 10,000 के लिए 5, 4 और 3 है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक यूनिट के लिए 0.5, 0.4, 0.3 है, तो भी चलेगा।
प्रोपोर्शन तो दिया है ना कि आउटपुट के सामने इनपुट कितना है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जहां पे लोग बोलेंगे कि एक यूनिट बनाने के लिए 50% एक्स, 40% वाई और 10% जेड लगता है, परसेंटेज में दिया। तो कितना, यानी कि टोटल कितना रहेगा उसका 50-40% वगैरह निकालोगे ना, टोटल ही नहीं दिया वो लोग ने। पॉइंट समझा? तो तुम लोग को 10,000 के लिए अगर बोला 50% एक्स लगता है, 40% वाई लगता है और 10% सपोज जेड लगता है, लेकिन ये तीनों का टोटल एग्जैक्टली 10,000 ही लगेगा, वो कहाँ बोले? ये टोटल तो 10,000 नहीं है ना, ये तो 12,000 है। तो ये 12,000 का 50%, 12,000 का 40%, 12,000 का 10% है, तो अपन 10,000 के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। समझा? तो वो गलत हो जाएगा, नॉर्मल लॉस जीरो हो जाएगा, जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम लोग को वो सम को रिवर्स वर्किंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं अभी टेक्निक बता रहा हूँ वो टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी का जो टेक्निक है वो तब भी अप्लाई हो पाएगा जब भी बजट का इनपुट और आउटपुट का क्वांटिटीज दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, चलो तभी आउटपुट कंपेयर्ड विथ इनपुट, इनपुट में तीन है, एक्स वाई जेड। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 के आउटपुट के लिए तुम लोग को 5, 4 और 3,000 इनपुट लगता है। ठीक है, तो अगर तुम लोग का एक्चुअल का प्रोडक्शन 15,000 है, तो 15,000 के हिसाब से कितना कितना यूज होना चाहिए था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 15 इंटू 5 डिवाइड बाय 10। ठीक है, कितना आ रहा है? 7,500, 6,000 और 4,500, इतना यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो दोनों का कॉलम है ये फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि 15,000 आउटपुट के लिए मटेरियल कितना यूज होना चाहिए। ठीक है, तो 7,500, 6,000, 4,500, तभी आउटपुट तुम लोग को मिलेगा 15,000 का, यानी कि सेम आउटपुट तुम लोग का यहाँ पे हर सब में आना ही चाहिए, कंपल्सरी। समझ में आया? तो ये सबका टोटल कितना होगा? 18। 18 के सामने प्रोडक्शन 15, यानी कि 3,000। वो देखो क्रॉस चेक हमने किया था, 3,000 ही था। यहाँ पे एग्जैक्टली परसेंटेज अप्लाई होगा, अगर 10% सबने बोला तो ये 10% ही रहेगा। यहाँ पे बैलेंस फिगर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने को बैलेंस फिगर लेना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट कितना है, तो 10, 15 और 20, तो 75,000, 90,000, 90,000, 160, 265, स्क्रैप रेट जीरो, तो आएगा 265। पता चला? एक बार टेबल बनाना सीख लिया ना, तो ये चैप्टर तुम्हारे जेब में है। जब तक टेबल बनाने को नहीं आता है फॉर्मूलाज का कोई काम नहीं है। टेबल गलत तो पूरा आंसर गलत, ये फर्स्ट स्टेप है, यही नंबर्स अपन फॉर्मूलाज में यूज करें, यही गलत होगा तो आगे सब गलत। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तुम लोग एक काम करो, ये सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो, टेबल बाद में लिखना, मैं ये टेबल को फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तुम लोग को लिखना है ना ये कि नहीं? वैसे सब में तो कवर होता ही है, हर सब में यही करना है। चाहे तो फोटो निकाल लो। टू 55। मेरा हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही रॉन्ग होता था, ये नॉर्मल लॉस के मतलब समझ में नहीं आता था कि कौन सा लेना है।
देते हैं ना फर्स्ट टाइम, हम्म या तो कॉस्टिंग के हिसाब से देते हैं, और हम्म अगर रिवर्स वर्क करते तो समझ में नहीं आता। बराबर। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है। अभी वेरिएंसेस में पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हर वेरिएंसेस का जो पहला वेरिएंस है वो ऑलवेज कॉस्ट वेरिएंस ही आएगा। कॉस्ट वेरिएंस के दो टाइप्स है या दो पार्ट्स है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज के दो पार्ट है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसको मटेरियल सब यूसेज करके भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 वेरिएंसेस हम लोग को फाइंड करना है। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट तुम्हारा 255 है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 268। टू 400 कितना आएगा? 13400। अब ये कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, यानी कि 15,000 यूनिट के लिए अपने को 255 इनकर करना चाहिए था। सेम 15,000 के लिए हमने 268 इनकर किया, यानी कि कॉस्ट बढ़ गया, आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एडवर्स सिचुएशन है फॉर द कंपनी, तो ये एडवर्स में आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल है, आंसर नेगेटिव आएगा तो एडवर्स है, और अगर आंसर 0 आएगा तो वेरिएंस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, कभी भी माइनस का साइन देना नहीं है, तुम लोग को ए या एफ लेटर से डिनोट करना है। या तो तुम लोग सिर्फ ए और एफ लेटर डिनोट करो, या तो कुछ मीन्स जगह पे लोग फेवरेबल एडवर्स ऐसे करके भी लिखते हैं। ठीक है, तो एफ या ए लेटर यूज किया तो भी चलेगा, पूरा नहीं लिखा तो भी चलेगा, पूरा फेवरेबल पूरा एडवर्स ऐसा लिखना नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो या तो सिर्फ लेटर्स यूज करो, एब्रीवेशन यूज करो, चलेगा। तो 13400 ये अपना एडवर्स वेरिएंस है। अब कंपनी क्या बोलेगी कि हमने प्रोडक्शन 15,000 किया, तो हम लोग को बजट के हिसाब से 255 कॉस्ट इंकर करना चाहिए था, और हमने कॉस्ट एक्चुअली इंकर किया 268। तो अभी कंपनी इंक्वायरी करने को बैठेगी कि ये जो कॉस्ट है 13,000 का, ये क्यों बढ़ा। ठीक है, तो लोग जब भी कंपेयर करेंगे ना, तो लोग को दिखाई देगा कि 7,500 क्वांटिटी यूज करना था, 8,000 यूज किया। क्वांटिटी डिफरेंट है तो कॉस्ट भी डिफरेंट आएगा। 10 रुपए का प्राइस पे करना था, 11 रुपया पे किया, प्राइस भी अलग पे किया। तो दो रीजन है, ये 13,000 का कॉस्ट कम ज्यादा होने का दो रीजन है। एक है क्वांटिटी का रीजन, क्वांटिटी कम ज्यादा यूज करोगे तो कॉस्ट चेंज होगा, और दूसरा है कि जो प्राइस है वो तुम कम ज्यादा पे करोगे तो भी तुम्हारा कॉस्ट चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला आता है प्राइस वेरिएंस और दूसरा आता है यूसेज वेरिएंस, यानी कि ये क्वांटिटी वाला है और ये प्राइस वाला आएगा। अब प्राइस वेरिएंस पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब अगर 8,000 यूनिट हमने यूज किया, चलो यूज कर लिया, ज्यादा यूज किया वो बाद में देखते हैं कि क्यों ज्यादा यूज किया, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी हमने 8,000 यूनिट यूज किया, 8,000 यूनिट को परचेज डिपार्टमेंट को बोला गया था कि 10 रुपए में खरीदना, वो लोग ने खरीदा 11 रुपए में, 1 रुपया ज्यादा पे किया परचेज डिपार्टमेंट ने। तो वो क्यों ज्यादा पे किया, वो परचेज वाले को आंसर देना पड़ेगा। अगर वो उसका आंसर दे पाया, ठीक है, तो उसका जॉब बचेगा। अगर उसके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है तो मे बी पॉसिबल कि सप्लायर से ब्राइब लेके उसे खरीदा, सप्लायर ने ज्यादा प्राइस बोला कि तू
ये खरीद ले मेरे पास से, मैं तुझे कमीशन देता हूँ। इसे कमीशन लिया और खरीद लिया। होता है ऐसा बहुत सारे जगह पे। तो वो एम्प्लॉय का जॉब जा सकता है। ठीक है, तो उसको रीजन देना पड़ेगा कि उसे 10 रुपए में मार्केट में अवेलेबल था। ठीक है, 10 रुपया उन्होंने बजट मार्केट का इंक्वायरी करके बनाया रहेगा ना। तो 10 रुपए में अवेलेबल था तो 11 रुपया क्यों पे किया। अब ये केस में मे भी पॉसिबल है कि सडनली जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, जीएसटी का रेट वगैरह चेंज हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो 10 के पे 11 पे करना पड़ा। तो ऐसा कोई जेन्युइन रीजन रहेगा जहाँ पे टैक्सेस चेंज हो गया, या तो मार्केट में सडनली शॉर्टेज आ गया, मटेरियल अवेलेबल नहीं था। ठीक है, या तो ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक हो गया, उसके वजह से मटेरियल ज्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ा। ठीक है, सडनली बड़े ऑर्डर्स आ गए तो दूसरे सप्लायर से खरीदा, हेवी प्राइस पे खरीदना पड़ा। तो ऐसे जो भी जेन्युइन रीजन रहेगा ना, वो टाइम पे मीटिंग्स में उन्होंने डिस्कस किया रहेगा। तो वो सब कुछ उनके पास मेल में रहता है। ठीक है, और वो मेल का कॉपीज उसको अरेंज करके अपने डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने 10 के पे 11 रुपया क्यों ज्यादा पे किया। अगर उसके पास वो मेल्स का कॉपी है, अप्रूवल्स है, रीजन है, तो वो बचेगा। अदरवाइज उसे कुछ गलत काम किया है, उसके लिए वो आंसरेबल है। समझ में आया। तो ओवरऑल कॉस्ट 13,000 बढ़ गया, उसमें पहला रीजन परचेज डिपार्टमेंट है। ये परचेज डिपार्टमेंट को ये वेरिएंसेस के लिए आंसर देना है। तो ये प्राइस पे करना था, ये प्राइस एक्चुअली पे किया। ठीक है, कितने क्वांटिटी पे, तो ये क्वांटिटी हमने एक्चुअली यूज किया उसके ऊपर, तो उससे कितना कॉस्ट चेंज हुआ। समझ में आया रीजन। ठीक है, अगर ये लॉजिक क्लियर है तो उनको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। पता चला। तभी देखो एक्स के लिए 10 के जगह पे 11 पे किया, 1 रुपया पे किया, कितने क्वांटिटी पे, 8,000 पे, यानी 8,000 का कॉस्ट बढ़ गया है। एडवर्स वाई के लिए हम लोग को पे करना था 15, हमने पे किया 14, 1 रुपया बचाया। परचेज डिपार्टमेंट का पे तारीफ होगा, 1 रुपया बचाया। क्वालिटी अलग मैटर है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे फाइनेंस को सोच रहे हैं, तो 1 रुपया बचाया, तो 5,500 अपना बच गए। ये फेवरेबल है। और जेड के लिए 20 रुपया पे करना था, 22 पे किया, 4,700 यूनिट पे। ठीक है, कितना होगा, 9,400। ये एडवर्स है। अब ये तीन में से दो एडवर्स है, एक फेवरेबल है, तो एडवर्स वालों का ऐड करो, उसमें से फेवरेबल माइनस करो। 11,900 एडवर्स, 11,900 परचेज डिपार्टमेंट के वजह से कॉस्ट बढ़ा है। टोटल 13,000 बढ़ा था, 11,900 यहाँ से बढ़ा है, लेकिन बाकी का जो कॉस्ट है वो यहाँ से बढ़ा है। आया समझ में। तो इसके लिए परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी कंपनी बोलेगा ठीक है चलो, अभी प्राइस ज्यादा पे किया, अपन उसके ऊपर इंक्वायरी करते, परचेज वाले को थोड़ा सा टाइम देते और उसको बोलते कि तू अपना रिपोर्ट बना, तूने कहाँ पे प्राइस ज्यादा पे किया, उसका रीजन बता। रिपोर्ट अगर जेन्यून रहेगा तो तेरा जॉब बचेगा, अदरवाइज तुझे जॉब से निकालेगा। ठीक है, तो परचेज वाले का पार्ट खत्म हो गया। अब कंपनी अभी भी शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी भी 2,000 रुपये का कॉस्ट है कि जो क्वांटिटी चेंज होने की वजह से बढ़ा है। अब यहाँ पे कंपनी के जो फैक्ट्री मैनेजर रहते, ठीक है, जो फैक्ट्री को मैनेज करते, वो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आते। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंदर काम करते हैं सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर को क्वांटिटी को प्रॉपरली यूज करना था। वर्कर्स को मटेरियल ऐसे ही दे दिया तो उड़ाएंगे, तो इसीलिए तो सुपरवाइजर अपॉइंट किए कि वो लोग कंटिन्यू वर्कर पे सुपरवाइज करें कि वर्कर्स मटेरियल का वेस्टेज वगैरह ना करें। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का रोल आएगा कि वो लोग को मटेरियल कितना यूज करना था, एक्चुअली कितना यूज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो वेरिएंस लेते हैं वो आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखो, ओवरऑल कॉस्ट चेंज होने का दो ही रीजन था। 13,400 जो कॉस्ट बढ़ गया उसका दो रीजन था। एक था प्राइस ज्यादा पे किया या कम पे किया, वो रीजन ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्राइस वेरिएंस पे निकाल दिया है। तो अब भी अपने को जो वेरिएंस चाहिए है वो जस्ट क्वांटिटी चेंज होने से कितना कॉस्ट बढ़ा या कम हुआ, वो अपने को फाइंड करना है। तो ये केस में हम लोग जो प्राइस लेते हैं वो स्टैंडर्ड ही रखते हैं। क्यों स्टैंडर्ड प्राइस रखा, तो ही क्वांटिटी वाला रीजन रिफ्लेक्ट होगा ना। अगर तूने प्राइस भी एक्चुअल लिया तो उसमें प्राइस का भी डिफरेंस आ जाएगा और क्वांटिटी का भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए एक बार हमने प्राइस का रीजन निकाल दिया तो ये तीनों क्वांटिटी वाले हैं,
तो सब जगह पे प्राइस अपन स्टैंडर्ड ही रखेंगे ताकि सिर्फ क्वांटिटी का रीजन रिफ्लेक्ट हो। पता चला? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्राइस। अब एक्स वाई जेड इसके लिए क्या सिचुएशन है? हम लोग को एक्स का 7500 यूनिट यूज करना था, हमने यूज किया 8000 यूनिट, 500 यूनिट ज्यादा यूज किया। अब सुपरवाइजर का गला पकड़ा जाएगा, उसको पूछेंगे बता 500 यूनिट क्यों ज्यादा यूज किया। अगर उसके पास जेन्युइन रीजन है कि मटेरियल मशीन में डाला और तभी मशीन खराब हो गए, तो जो मटेरियल मशीन में ऑलरेडी था वो वेस्ट हो गया, हम लोग को नया मटेरियल वापस डालना पड़ा, इसके वजह से क्वांटिटी बढ़ गए। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है ना जेरोक्स वाले के उधर, वो जेरोक्स निकालने को जाता है, पेज अटक जाता है बीच में, वो मशीन खोलता है, पेज निकालता है और फेंक देता है क्योंकि उसको रीयूज नहीं कर सकते। दूसरी बार पेज डाला ना तो वापस वो अटकेगा, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो वो एक रीजन रह सकता है। कभी वहां पे मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, उससे मटेरियल लॉस्ट हुआ। गोडाउन में कुछ मटेरियल, गोडाउन से फैक्ट्री में लाने के टाइम पे मटेरियल कुछ हाथ से गिर गए, होता है, आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह फेसबुक वगैरह पे देखा रहेगा कि वो गिर जाता है और वो टूट गया, वहां पे मटेरियल का वेस्टेज हुआ। तो वेस्टेजेस कहाँ कहाँ पे हुआ ये सब अपने को देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वर्कर्स मटेरियल चोरी करके गए, तो वो भी एक जेन्युइन रीजन है। जेन्युइन रीजन नहीं है, वो एक एबनॉर्मल रीजन है। तो सुपरवाइजर का गला पकड़ा जाएगा कि तूने वर्कर पे ध्यान क्यों नहीं दिया। होता है, बहुत सारे जगह पे होता है, जहाँ पे बहुत बड़ा लेवल पे काम हो रहा है ना, वहां पे सुपरवाइजर वो लोग कम रखते हैं, वर्कर ज्यादा दे देते हैं एक सुपरवाइजर के हाथ के नीचे। तो कितने कितने जगह पे ध्यान देगा। जैसे वो तो ऑफिशियल वो लोग को अलाउड है, वो कि पिकनिक पे आए तो वो लोग को खाने को अलाउ करो ऐसे। चलो, तो 500 यूनिट ज्यादा यूज किया था, अब इसका रीजन सुपरवाइजर फैक्ट्री मैनेजर को देगा और फैक्ट्री मैनेजर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रीजन देगा। अगर सुपरवाइजर के पास जेन्युइन रीजन है तो वो बचेगा, उसके साथ साथ फैक्ट्री मैनेजर भी बचेगा। और अगर सुपरवाइजर के पास रीजन नहीं है तो वो तो जाएगा ही, साथ में फैक्ट्री मैनेजर को भी लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका रिपोर्टिंग फैक्ट्री मैनेजर को सुपरवाइजर को देना है। तो 500 यूनिट इंटू कॉस्ट 10 रुपए का बढ़ गया। ठीक है, यानी 5000 रुपए का कॉस्ट बढ़ गया एडवर्स। ठीक है, वाई का 6000 यूनिट यूज करना था, हमने 5500 यूज किया, 500 यूनिट यहाँ पे बचा है। ठीक है, और 15 रुपए का कॉस्ट है, तो 500 इंटू 15 7500 रुपया कंपनी का बचा है। और जेड का 4500 यूज करना था, 4700 यूज किया, 20 रुपए का प्राइस है, तो 200 इंटू 20 4000 एडवांस, तो 9 माइनस 7.5 यानी कि 1500 रुपए का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। 11900 प्लस 1500 मिला के 13400 का अपने को पूरा हिसाब मिल गया है। ठीक है, अब क्वांटिटी कम यूज किया ना, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, क्वालिटी पे इम्पैक्ट आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई होटल वाला है, वो बिरयानी बेचता है, कुक ने क्या किया, होटल मैनेजर को खुश करने के लिए, मालिक को खुश करने के लिए सब मटेरियल कम यूज किया, तो बिरयानी का टेस्ट उतना रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। अगर तो उतना मसाला कम यूज करेगा, उस पर जो मटेरियल लगता है वो अगर कम यूज करेगा तो क्वालिटी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये जो क्वांटिटी कम या ज्यादा यूज किया ना, उसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। एक आता है मिक्स वेरिएंस और एक आता है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है। कम क्वांटिटी यूज करना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी यूज करना भी अच्छा नहीं। ठीक है, दोनों में कंपनी अफेक्ट होगी। तो ये रीजन को लोग काफी सीरियसली आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्यों आया, यानी कि ये 1500 रुपए का कॉस्ट क्यों आया। तो उसके दो रीजन है, मिक्स और यील्ड। अब पहला लेते हैं मिक्स वेरिएंस। यहां तक का क्लियर है सभी को? ओके, अब मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यही फॉर्मूला, एस क्यू के जगह पे आर एस क्यू आएगा, ए क्यू सेम रहेगा, एस पी सेम रहेगा।
ठीक है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब आर एस क्यू क्या है? ठीक है, तो आर एस क्यू फाइंड करने के लिए हम लोग लेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अपना कितना है? 18,200 है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब भी तुम लोग को प्रोडक्शन करना था 15,000 का, तो 15,000 के लिए 18,000 यूज करना था, 18,200 क्यों यूज किया? वो 200 जो यूनिट ज्यादा यूज किया ना, वो रीजन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैं वापस एक बार बताता हूँ। 15,000 के लिए तुम लोग को यूज करना था 18,000 और तूने यूज किया 18,200, तो 200 यूनिट ज्यादा यूज किया। तो 200 यूनिट ज्यादा यूज करने का जो रीजन है, जो कॉस्ट है, वो तुम लोग यहाँ पे फाइंड करोगे कि 200 यूनिट ज्यादा यूज किया, उससे कितना कॉस्ट बढ़ गया। अब जो 200 ज्यादा यूज किया, चलो वो भी जाने दो, 18,200 वो तो लोग को यही प्रोपोर्शन में यूज करना चाहिए था ना। जब भी दोनों को एक सिखाया गया है कि सपोज फॉर एग्जांपल बिरयानी बनाना है, ठीक है, तो बिरयानी में सपोज 1 किलो बिरयानी बनाया, तो उस पर राइस कितना लगता है, उस पर ऑनियन कितना लगता है, उस पर बाकी का मसाला कितना लगता है, प्रोपोर्शन फिक्स रखा है, तब भी स्टैंडर्डाइज होता है ना। ये कुछ अपने घर का नहीं है कि हर बार नया नया टेस्ट मिलेगा। ये कमर्शियल प्रोडक्शन है, तो तुम लोग को एक जैसा ही टेस्ट ऑलवेज मिलना चाहिए, तो ही कस्टमर वहां पे रिटर्न करेगा ना, वरना वो हर बार थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने पाएगा। बैड लक रहेगा, जब भी मैं जाता हूँ तो भी बुरा टेस्ट वाला ही मिलता है, तो मैं वो रेस्टोरेंट में जाऊंगा ही नहीं। स्टैंडर्डाइज तभी होता है ना, कमर्शियल प्रोडक्शन है। तो ये लोगों ने प्रोडक्शन का प्रपोर्शन रखा है कि 18,000 में, जैसे यहाँ पे 10,000 में 5, 4, 3, यानी कि 5:4:3 ये रेशियो यूज करना है। तो 18,200 तो उन्होंने यूज किया, चलो 200 ज्यादा यूज किया, वो भी जाने दो, लेकिन 18,200 को 5:4:3 में क्यों यूज नहीं किया? वो रीजन तुम लोग को मिक्स वेरिएंस में फाइंड करना है। लॉजिक समझा? तो दो दो गलत काम किया है सुपरवाइजर ने। पहले तो 18,000 की जगह पे 18,200 यूज किया, यानी कि 200 ने ज्यादा यूज किया, उससे कितना कॉस्ट बढ़ा वो ये बताएगा, ये वेरिएंस। और दूसरा कि चलो 18,200 यूज किया तो किया, लेकिन उसको ये प्रपोर्शन में क्यों यूज नहीं किया, 5:4:3 में क्यों यूज नहीं किया, वो तुम लोग को बताएगा मिक्स वेरिएंस। पता चला? समझ में आया ना? हम लोग यहाँ पे किसको फोकस कर रहे हैं? सिर्फ क्वांटिटी को, प्राइस को अपन देख ही नहीं रहे। तो इसके लिए प्राइस वेरिएंस पहले निकाल दिया, क्वांटिटी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ाया 1500 का, वो 1500 में प्रोपोर्शन गलत यूज करने से कितना कॉस्ट बढ़ा और क्वांटिटी ज्यादा यूज करने से कितना कॉस्ट बढ़ा, ये दो रीजन अपन फाइंड कर। पता चला? तो 18,200 अगर तुम लोग स्टैंडर्ड के रेशियो में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है? 5:4:3 है। ये भी सेम रेशियो है ना, 75:60:45, 15 से डिवाइड किया तो ये होगा 5, ये होगा 4, ये होगा 3। तो या तो ये प्रपोर्शन लो या तो ये प्रपोर्शन लो, कुछ सब में ये इजी रहेगा, कुछ सब में ये इजी रहेगा, जो भी इजी रहेगा वो ले लेगा, दोनों सेम ही है। आया समझ में? तो 5:4:3 में अगर यूज करते हैं तो क्वांटिटी कितना यूज होता? 18,200 को ये रेशियो में डिवाइड करो, तो 5/12 होगा, कितना आएगा? 7,500। 7,500 नहीं होगा, 7,583.33। ओके, 260, 6,606.60. ओके 6066.67 ले लेता हूँ अभी, और 4549.90. यानी ये 5,000 ही हो जाएगा, 4,500 4,500. 4,550। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा आर एस क्यू, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, 15,000 के हिसाब से कहा लिया, 15,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है। स्टैंडर्ड
देखो ये जो वेरिएंस है ना, वो क्या बोलता है कि तूने जो 18,200 यूज किया, वो यूज किया 8,000, 5,500, 4,700 के रेशियो। यानी कि जो कुक है उसे बिरयानी में जो मसाला वगैरह डाला उसका प्रोपोर्शन चेंज कर दिया। लेकिन अगर वो ये 18,200 वो यही रेशियो में यूज करता तो क्वांटिटी कितना कितना यूज होता? तो वो क्वांटिटी यूज होता 7583। वो 7583 के सामने उसने यूज किया 8,000, यानी कि मटेरियल एक्स ज्यादा यूज किया। 10,000 यूनिट के हिसाब से है ना, मतलब उसका 10 के हिसाब से कहाँ पे है? ये रेशियो है। रेशियो 10 के लिए हो या 15 के लिए हो, रेशियो चेंज नहीं होता। अभी जैसे मैं अगर बोलूं कि तुझे 80% मिला मार्क्स, तो अगर 100 मार्क का पेपर रहेगा तो 80 मिला रहेगा, और अगर 500 मार्क का पेपर रहेगा सब सब्जेक्ट का मिला के, तो 500 का 80% 400 मिला रहेगा। टोटल मार्क्स चेंज होगा लेकिन परसेंटेज थोड़ी चेंज होगा। परसेंटेज फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में तो सेम ही रहेगा ना। तो मैंने पे रेशियो यूज किया है 5:4:3। यही सेम रेशियो यहाँ पे भी है। 75:60:45 इज नथिंग बट 5:4:3। मैंने रेशियो यूज किया है, मैंने क्वांटिटी यूज नहीं किया है। तो इस पर 10,000 का कोई कंसर्न ही नहीं है। 15,000 के लिए और 10,000 के लिए ये रेशियो सेम ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रेशियो सेम आता है। आया समझ में? चलो, तो ये मेरा आर एस क्यू है। अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये मेरा स्टेप नंबर 2 आएगा। मटेरियल एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए मुझे क्वांटिटी यूज करना था 7583.33। 18,200 में एक्स का क्वांटिटी इतना रहना चाहिए था। वो 18,200 में मैंने एक्स कितना यूज किया? 8,000 यूज किया। तो मैंने प्रपोर्शन यानी कि मिक्स गलत ले लिया, क्वांटिटी बढ़ा दिया, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10। कितना आएगा बताओ? ये रिकरिंग लेना एंड तक, 33 पूरा एंड तक लो। 4111 तो इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 6-7, ठीक है। और ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मैंने क्वांटिटी ज्यादा यूज किया, तो ये एडवर्स आएगा, ठीक है। अब दूसरा, मुझे मटेरियल वाई यूज करना था 6066.67। लिखने के टाइम पे दो लिखो, कैलसी पे लेने के टाइम पे रिकरिंग पूरा 666 लेने का। उसके सामने मैंने कितना यूज किया? 5,500 यूज किया, इंटू 15 रुपीज का प्राइस है। मेरा पैसा बच गया, क्वांटिटी कम यूज किया ना, ठीक है। और Z के केस पे मुझे 4550 यूज करना था, मैंने एक्चुअली यूज किया 4,700 इंटू 20 का प्राइस है 3,000 एडवर्स। टोटल ले लो। आई थिंक इसमें फेवरेबल ज्यादा आ रहा है 1। ये 7,000 हो रहा है, यानी फेवरेबल ज्यादा है, ये फेवरेबल हो रहा है, ठीक है। अब इस पे मैं एक एग्जांपल लेने को ट्राई करता हूँ। अगर सपोज तुम लोग ये ज्वेलर के पास जाते हो, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बनवाते हो, तो उस पे कैरेट्स आते हैं। गोल्ड का प्योरिटी कैरेट्स पे काउंट होता है। तो 24 कैरेट वो प्योरेस्ट गोल्ड, यानी कि वो 99.99% प्योर है, ठीक है। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में 24 कैरेट में ज्वेलरी कभी नहीं बनता है, कि गोल्ड काफी सॉफ्ट मेटल है, उसको दो उंगली से भी प्रेस करके तुम्हें दबा सकते हो। तो अगर उसमें अगर बैंगल्स या कुछ और बनाया और उसको जस्ट थोड़ा भी प्रेशर आया तो बैंड हो जाएगा। तो 24 कैरेट सिर्फ एज अ बुलियन बाय सेल करने के लिए यूज होता है, ज्वेलरी के लिए 24 कैरेट यूज नहीं होता है। उस पर लोग कॉपर वगैरह मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कॉपर काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो वो गोल्ड को स्ट्रॉन्गनेस देते हैं, ठीक है। तो उससे ज्वेलरी बना सकते हैं। अब जितना अपने को स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी बना रहेगा उतना ज्यादा कॉपर मिक्स करना पड़ेगा। तो पहले 24 कैरेट से 23 कैरेट पे आता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा कॉपर मिक्स किया, कॉपर का प्रोपोर्शन और बढ़ाया तो 22 कैरेट, और बढ़ाया तो 20 कैरेट, और बढ़ाया तो 12 कैरेट, और बढ़ाते
मीन्स 18 के बाद 12, ऐसे करते करते लास्ट में कॉपर ज्यादा है गोल्ड कम है, तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम ज्वेलरी। ठीक है, तो उसमें गोल्ड सिर्फ नाम के लिए डाला रहता है, मेन कॉपर ही रहता है वैसे। तो ये टाइप से वो ज्वेलरी का मीन्स गोल्ड का प्योरिटी डिसाइड होता है। अब सपोज हम लोग ज्वेलर के पास गए और उसको बोला कि बैंगल्स बना दे, तो 23 कैरेट में कभी सजेस्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा या तो 18 या तो 20 या तो 22 कैरेट में बना। ठीक है, अब सब सपोज ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में अभी यूज नहीं कर रहा हूं। सपोज 22 कैरेट में 75% गोल्ड है, 25% कॉपर, 22 कैरेट में सपोज। ठीक है, एक्चुअली कितना है मुझे भी नहीं पता है, एज्यूम करते हैं 75-25 का प्रोपोर्शन है। हमने ज्वेलर को जाके बोला 22 कैरेट में सपोज 4 बैंगल बना के दे। ठीक है, कितना ग्राम में बैठेगा वो बता। तो उसे बोला कि टोटल सपोज फॉर एग्जांपल 60 ग्राम्स लगेगा। ठीक है, 10 ग्राम यानी कि 1 तोला, यानी कि 60 ग्राम यानी कि 6 तोला। 6 तोला का 4 बैंगल्स अपन बनाने को बोलते हैं, यानी कि 15 ग्राम का एक बैंगल। ठीक है, 22 कैरेट अपन उसको बोल रहे हैं, तो उसको 60 ग्राम में गोल्ड और कॉपर 60 और 40 के प्रोपोर्शन में, सॉरी 75-25 के प्रोपोर्शन में यूज करना था। तो उसको गोल्ड कितना देना चाहिए था? 15 और 45, ये उसको यूज करना चाहिए था। तो 15 ग्राम कॉपर रहेगा, 45 ग्राम गोल्ड लेगा, दोनों को मिक्स करेगा, 60 ग्राम का बैंगल बनाएगा और अपने को बेचेगा। भाव क्या चार्ज करेगा? तो 22 कैरेट का भाव कम रहेगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर 24 कैरेट 80,000 का है, तो 22 कैरेट में तो 75% ही गोल्ड है, तो 80,000 का 75% ही भाव रहना चाहिए 22 कैरेट का। लेकिन वो रहता नहीं है, वो ज्वेलर वाइज वो चेंज होता है, पूरा मार्केट ही ये करप्ट है। तो कोई ज्वेलर इस पे धुला हुआ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल 80,000 का 75% निकालते 70,000 का गोल्ड का भाव है 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट के लिए 70,000 इंटू 60 ग्राम वो अपने को चार्ज करेगा, 45 नहीं, क्योंकि उसे गोल्ड का रेट कम किया है, तो पूरा 60 ग्राम के लिए चार्ज करेगा, लेकिन रेट कम रहेगा। ठीक है, अब उसे अपने से 70,000 इंटू 60 ग्राम यानी कि 6 तोला, 70 ग्राम्स, 70,000 इंटू 6, इतना वो अपने को चार्ज कर रहा है, प्लस मेकिंग चार्जेस टैक्सेस ये सब ऐड करके फाइनल बिल बना के देगा। हमने वो गोल्ड का ज्वेलरी ले लिया और दूसरी जगह पे जाके प्योरिटी चेक किया, और उसने हम लोग को बताया कि ये 60 ग्राम में, ठीक है, गोल्ड कितना है, तो 40 ग्राम ही है, यानी कि 5 ग्राम गोल्ड यानी कि आधा तोला यानी कि 35,000 का गोल्ड उसे निकाल लिया, गफला किया। ठीक है, अब ये केस में अगर वो गोल्ड कम यूज करेगा, कॉपर ज्यादा यूज करेगा, तभी ज्वेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि उसे महंगे वाला मटेरियल कम यूज किया, सस्ते वाला मटेरियल ज्यादा यूज किया। और सपोज उसका जो कारीगर रहेगा, उसे बाय मिस्टेक उल्टा प्रोपोर्शन लेते, 60 ग्राम में 48 ग्राम्स ले लिया गोल्ड और 12 ग्राम ले लिया कॉपर, तो कस्टमर से तो फिक्स प्राइस ही लेगा, वो भाव बढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो रेट पहले से फिक्स है। लेकिन अगर कारीगर ने मिक्स करने के टाइम पे गोल्ड ज्यादा यूज कर लिया, कॉपर कम यूज किया, तो केस पे ज्वेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास 3 मटेरियल है, एक 10 रुपए वाला, 15 वाला और 20 वाला। अगर अपन 10 वाला मटेरियल ज्यादा यूज करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी उतना ही रहेगा, लेकिन जब भी प्रपोर्शन में सस्ते वाला मटेरियल ज्यादा यूज किया तो कंपनी का पैसा बचेगा, और महंगे वाला अगर ज्यादा यूज किया तो कंपनी का पैसा बढ़ेगा। तो मिक्स बैलेंस वही चीज फाइंड करता है कि तूने सस्ते वाला ज्यादा यूज किया कि महंगे वाला ज्यादा यूज किया। तो यहाँ पे हुआ ऐसा है कि इसमें 4,000 का कॉस्ट बढ़ गया है, इसमें 3,000 का कॉस्ट बढ़ गया और इसमें 8,500 का बच गया। 15 रुपए वाला हमने बहुत कम यूज किया, और उसकी वजह से ओवरऑल प्रपोर्शन चेंज होने से तुम्हारा 1,300 रुपए का फायदा होगा।
पता चला? तो मिक्स वेरिएंस यही चीज को फोकस करता है कि जब भी तुम कॉम्बिनेशन चेंज करते हो ना, तो भले क्वांटिटी सेम है, ठीक है ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज होने से तुम्हारे कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। क्लियर है? वैसे जहां पे भी दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स किया जाता है ना, वहां पे मिक्स वेरिएंस एप्लीकेबल होगा। लेकिन जहां पे एक ही मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल होटल में गए, प्लेन राइस मंगवाया, अब प्लेन राइस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है राइस, तो उसमें मिक्स वेरिएंस आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज उन्होंने उसको बोला कि एक प्लेट प्लेन राइस लेके आ, और उसने एक प्लेट लेवल पे भरना था, वो उसने पूरा ऐसा पहाड़ बना के कस्टमर को दे के आया, तो उस पर क्वांटिटी बढ़ गया ना, तो यील्ड वेरिएंस आएगा, मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा। समझा? लेकिन अगर सपोज उसने दाल खिचड़ी मंगवाया, उससे एक प्लेट मंगवाया, ठीक है, अब दाल खिचड़ी में दाल और राइस दोनों यूज होता है, अब दाल का भाव 125 रुपया 150 रुपया किलो है, 200 रुपया किलो तक गया है, और राइस कितने का है, बासमती भी यूज किया, वो भी अच्छे वाला बासमती थोड़ी लोग यूज करते हैं, 60 70 80 90 रुपए का रहेगा, यानी कि राइस के कंपेयर में दाल कॉस्टली है। खिचड़ी बनाने के टाइम पे अगर वो दाल ज्यादा डाल देगा, ठीक है, तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, जबकि क्वांटिटी सेम ही है, वो जितना बर्तन उतना भर के ही दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका होटल वाले का कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि उसे महंगा वाला मटेरियल ज्यादा यूज किया। ठीक है, अब उस पे भी उसे क्या किया कि हमने दाल खिचड़ी ऑर्डर किया, बर्तन फिक्स है, उतना बर्तन भर के देना था, ये बंदे ने पहले दाल ज्यादा डाला, तो मिक्स वेरिएंस एडवर्स आएगा। अब एक बर्तन भर के उसको खिचड़ी कस्टमर को प्रोवाइड करना है, उसे बर्तन में भी पहाड़ बना है, तो यील्ड वेरिएंस भी आएगा। क्यों? जितना क्वांटिटी देना था उससे ज्यादा क्वांटिटी का प्रोवाइड किया ना उसने, तो टोटल क्वांटिटी भी ज्यादा यूज किया, और साथ में जो प्रपोर्शन था वो प्रपोर्शन भी ज्यादा यूज किया, तो दोनों वेरिएंसेस आए। लेकिन अगर उस पे ऐसे किया कि उसे पहाड़ बना के दिया बर्तन में, लेकिन राइस ज्यादा यूज किया, दाल थोड़ा सा डाला है, तो मिक्स वेरिएंस फेवरेबल है, जबकि यील्ड वेरिएंस एडवर्स है। अभी समझ में आ रहा है तुम लोग को जब दोनों कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, कोई एडवर्स कोई फेवरेबल, तो ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा यूज करोगे तो यील्ड वेरिएंस आएगा और वो एडवर्स आएगा। क्वांटिटी कम यूज किया, यानी बर्तन पूरा भर के देना तो उसे थोड़ा सा भी खाली रख के दिया, तो यील्ड वेरिएंस फेवरेबल है, लेकिन मिक्स वेरिएंस एडवर्स आ सकता है अगर दाल ज्यादा यूज किया तो। पता चला? तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। अब यील्ड वेरिएंस कैसे मिलेगा? तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखो, 15,000 बनाने के लिए 18,000 टोटल यूज होना चाहिए था, हमने 15,000 बनाने के लिए टोटल 18,200 यूज किया, यानी कि 200 ज्यादा यूज किया। अब अगर ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा यूज किया तो कॉस्ट बढ़ने ही वाला है। अब इसमें किसका कॉस्ट बढ़ेगा? तो तीनों का टोटल 200 ज्यादा यूज हुआ है, अकेला एक्स अकेला वाई अकेला जेड ऐसा नहीं है, तो तीनों का एवरेज प्राइस ले लो, क्योंकि एवरेज प्राइस किसका लोगे वो प्रॉब्लम है। तो एवरेज प्राइस कैसे मिलेगा? तो 255 माइनस डिवाइड बाय 18, ये एवरेज प्राइस मिलेगा ना, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज ले रहे हैं ना वो एक्चुअली वेटेड एवरेज है। सिंपल एवरेज कैसे आता है? 10 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 3, वो सिंपल एवरेज है। और वेटेड एवरेज कैसे आता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो पे वेटेड एवरेज ले रहे हैं। समझा? ओके, तो ये 200 इंटू ये कितना आ रहा है? 14.1666 रिकरिंग लेने का कैलसी पे कितना आता है? एडवर्स। अब ये फेवरेबल या एडवर्स है, इस पे से ये माइनस करो, ये 1500 का ब्रेकअप मिला। पता चला? तो हर वेरिएंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो मीनिंग अगर क्लियर रहेगा तो उनको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब याद रह जाते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? ओके।